Hello, Assalamu alaikum. This is Pasha, and our today's topic of discussion is alternating current. Alright, अच्छा. अब एम कैट के हवाले से ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है हमें वन बाय वन इसे समझना पड़ेगा. ठीक है. A2 की फिजिक्स में ऑल्टरनेटिंग करंट हमें बहुत डिटेल में पढ़ाया गया. इन जनरल ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है भाई? हर वो करंट जो कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपनी पोलैरिटी को रिवर्स करे, यानी अपनी डायरेक्शन को चेंज करे और वो मुसलसल चेंज करता रहे. यानी कि मिसाल के तौर पर अगर ये आपके पास आपका कोई लोड कनेक्टेड है और आपका ये सोर्स है, तो एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स एक ऐसा सोर्स होता है जिसमें करंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है और फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद करंट अपनी ओपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होता है, यानी इसका पॉजिटिव और नेगेटिव फिक्स नहीं होता. अब वो बहुत सारे तरीकों से हो सकता है. हम जिसमें इंटरेस्टेड होते हैं जिस ऑल्टरनेटिंग करंट में, वो है साइनोसॉइडल करंट. ठीक है. देखिए ऑल्टरनेटिंग करंट तो ये भी है, दिस इज ऑल्सो एन ऑल्टरनेटिंग करंट. ठीक है ना, दिस इज ऑल्सो एन ऑल्टरनेटिंग करंट, ये भी ऑल्टरनेटिंग करंट है. लेकिन हम जिसमें इंटरेस्टेड हैं वो है साइनोसॉइडल करंट, या इवन अगर हम वोल्टेज में भी इंटरेस्टेड हैं तो वो साइनोसॉइडल है. साइनोसॉइडल क्या है वो ज़रा ये देख लेते हैं. देखिए मिसाल के तौर पर अगर किसी भी रेजिस्टर के थ्रू गुजरने वाले करंट की वैल्यू इस तरह वैरी कर रही है कि उसका जो ग्राफ बनता है करंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो कुछ ऐसा बनता है. ठीक है ना. तो ऐसे केस में ठीक है ना, तो ऐसे केस में जो करंट है वो कहलाएगा ऑल्टरनेटिंग करंट. ठीक है ना. अच्छा, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा बेहतर कर लूं, अब दिस इज द टाइम पीरियड, दिस इज कैपिटल टी, दिस इज 2t, लेट्स से दिस इज टाइम इन सेकंड, दिस इज करंट इन एम्पीयर. ऑलराइट. तो जो करंट की पीक वैल्यू होती है ना, दैट पीक वैल्यू इज व्हाट वी कॉल्ड एज आई नॉट, जो कि यूजुअल रिप्रेजेंटेशन है. तो दिस इज माइनस आई नॉट. Now this is the graph of current as a function of time. यानी with respect to time, to time हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि करंट की वैल्यू वैरी कर रही है. तो अगर मैं इसको किसी इक्वेशन की फॉर्म में लेकर आना चाहूँ तो आई कैन इजिली ब्रिंग इट इनटू द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन एज आई इक्वल आई नॉट साइन ओमेगा टी, where omega is the angular frequency of the current. और ओमेगा आपको पता है ओमेगा किसके बराबर है? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर कैपिटल टी के या 2 पाई ओवर एफ टी. अच्छा, दैन सेम गोज फॉर द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज. अगर इसी तरह से हमारे पास कोई वोल्टेज की वेरिएशन इस तरह से है, यानी अगर हमारे पास साइनोसॉइडल वोल्टेज सप्लाई है मिसाल के तौर पर, वो इस तरह से, दिस इज वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगेन दिस इज कैपिटल टी. तो अब की बार क्या हो जाएगा? अब की बार जो मेरा वोल्टेज बराबर होगा दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी. ठीक है. ये जो पीक वैल्यू है दिस इज वी नॉट एंड दिस इज माइनस वी नॉट. अगेन टी का मतलब वो इंस्टेंट ऑफ टाइम है जिस पे आपको वोल्टेज चाहिए, वेयर एज V नॉट इज द पीक वैल्यू एंड अगेन हियर ओमेगा इज 2 पाई ओवर टी या 2 पाई एफ से आप ओमेगा की वैल्यू एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं. ठीक है जी. अच्छा, फिर इसके अलावा एक चीज होती है RMS. ठीक है. अगर मैं इसका यानी वोल्टेज का एवरेज निकालूं साइनोसॉइडल में, तो आप देख सकते हैं कि जितने ड्यूरेशन के लिए वोल्टेज की वैल्यू पॉजिटिव है उतने ही ड्यूरेशन के लिए नेगेटिव है, तो एवरेज तो 0 आ जाएगा. तो अब क्या करते हैं कि हम लाइक साइनोसॉइडल पावर सप्लाईज का डायरेक्ट एवरेज नहीं निकालते वोल्टेज का या करंट का, बल्कि हम क्या करते हैं, हम उनके स्क्वायर्स का एवरेज निकाल के उसका रूट ले लेते हैं. ठीक है, जिसे हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहते हैं. तो उससे हमें फ़ायदा क्या होता है? उससे हमें फ़ायदा ये होता है कि हमें जो है ना वो यानी एक पॉजिटिव एवरेज वैल्यू मिल जाती है. और वो क्योंकि बहुत सारे जगहों पर, क्योंकि बहुत सारी कैलकुलेशन में हमें करंट के स्क्वायर ही की ज़रूरत होती है, बहुत सारी जगहों पर हमें वोल्टेज के स्क्वायर ही की ज़रूरत होती है, तो वो स्क्वायर्स का जो एवरेज होता है वो हमें बहुत हेल्पफुल साबित होता है. उसकी डेरिवेशन में घुसने की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल वो पता ज़रूर होना चाहिए. तो अगर मैं मिसाल के तौर पर आपसे कहूँ कि जी आई वॉन्ट टू फिगर आउट द RMS, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ वोल्टेज,
तो वो किसके बराबर होगी? वो बराबर होगी वी नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी जो पीक वैल्यू है ना उसको आप रूट 2 से डिवाइड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगी? आपको आरएमएस मिल जाएगी, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर पीक वैल्यू है फॉर एग्जांपल 5, तो इसका जो आरएमएस एवरेज 0 होगा, लेकिन अगर इसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालो तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय रूट 2। सेम गोज फॉर अगर मैं यहाँ पर करंट है तो बिल्कुल वैसे ही करंट की भी जो आरएमएस की वैल्यू होगी, जो वी आरएमएस होगा, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू आई नॉट, यानी जो पीक वैल्यू है उसको डिवाइड करते हैं रूट 2 से। तो दो अहम चीज़ हमें समझ में आ गई ना कि अगर हमें कभी भी किसी ऑल्टरनेटिंग सप्लाई में, चाहे हमारे पास करंट सप्लाई हो, चाहे हमारे पास पावर सप्लाई हो यानी वोल्टेज सप्लाई हो, तो उसकी अगर हमें आरएमएस निकालना है तो वो ऑल्टरनेटिव उसका हम डायरेक्ट एवरेज नहीं निकालेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, हम उसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकाल लेंगे। मैं आपको उसकी कुछ एक्सप्लेनेशन बताता हूँ, देखें आप इसको ऐसे समझें कि आपके घर पे हुकूमत पाकिस्तान एक पावर सप्लाई देती है, आपने सुना होगा घर पे 240 वोल्ट्स आ रहे हैं, 220 वोल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। वो जो 220 है, वो जो 240 है, वो असल में क्या है? वो आरएमएस है, वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, यानी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको जो सप्लाई भेज रही है 220 वोल्ट जो यूजुअली सिंगल फेज में आपके पास आ रहा होता है, तो वो असल में क्या हो रहा होता है? वो जो आपके पास आ रहा होता है वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आ रही होती है। लेकिन ऑब्वियसली गवर्नमेंट तो आपको ऑल्टरनेटिंग सप्लाई दे रही है ना, वोल्टेज की वैल्यू 0 भी होती है, वोल्टेज की वैल्यू पीक भी जाती है, फिर वापस भी आती है। अब मिसाल के तौर पर भाई मेरे पास एक ऑल्टरनेटिंग पावर सप्लाई है, ठीक है ना, मैं उसको ले जाके किसी लोड से कनेक्ट कर देता हूँ। अब मुझे इसकी पावर निकालना है, तो मुझे एक बात बताएं, पावर निकालने के लिए मिसाल के तौर पर मैं यूज करना चाह रहा हूँ V इंटू आई, यानी वोल्टेज इंटू करंट। अब मुझे आप एक बात बताएं कि वोल्टेज और करंट में यहाँ तो वोल्टेज की वैल्यू वेरी कर रही है और इवेंचुअली करंट की वैल्यू भी वेरी कर रही है, तो अब मैं यहाँ पे वोल्टेज की जगह कौन सी वैल्यू लिखूं? अगर आपके सामने आप देख रहे हैं वोल्टेज की वैल्यू तो 0 भी है, वोल्टेज की वैल्यू तो 5 भी है, 1 भी है, 2 भी है, करते करते 0 से लेके +5 और फिर -5 और फिर बढ़ रही है, तो वोल्टेज की तो बहुत सारी वैल्यूज है ना। तो अगर मुझे पावर निकालना है तो मैं वोल्टेज की कौन सी वैल्यू लूं? सिमिलरली अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो यहाँ पे करंट की बहुत सारी वैल्यूज हैं, तो P इक्वल VI में मैं करंट की कौन सी वैल्यू लूं? तो भाई इसका सीधा सीधा जवाब ये है कि ये हमने जो आरएमएस निकाला है ये इसीलिए निकाला है कि अगर आपको एवरेज पावर निकालना है, आपको क्या निकालना है? अगर आपको एवरेज पावर निकालना है, क्योंकि ऑब्वियसली एक इंस्टेंट ऐसा है ना जब वोल्टेज भी 0 है, करंट भी 0 है, तो उस वक्त तो पावर कंज्यूम ही नहीं कर रहा है। एक इंस्टेंट ऐसा है जब वोल्टेज भी मैक्सिमम है और करंट भी मैक्सिमम है, दोनों अपने पीक वैल्यूज पर है, तो उस वक्त तो पावर की वैल्यू बहुत ज्यादा है। अब अगर मुझे एवरेज पावर निकालना है तो उसका आसान तरीका क्या है? उसका आसान तरीका ये है कि मैं वोल्टेज भी आरएमएस इस्तेमाल करूं और करंट भी आरएमएस इस्तेमाल करूं। तो अगर मैं वोल्टेज का एवरेज लूंगा तो वो तो दोनों ही 0 हो जाएंगे, तो पावर 0 हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर मैं दोनों का आरएमएस ले लूं, जो असल मसला है ना आरएमएस निकालने का वो यही है कि हमें पावर निकालने में हेल्प करता है। तो अगर मैं दोनों का आरएमएस ले लूं और उसको आपस में मल्टीप्लाई करा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगी? मुझे एवरेज पावर मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस केस में करंट की पीक वैल्यू है, लेट्स से करंट की पीक वैल्यू है 0.25, लेट्स से 0.25 एम्पियर करंट की पीक वैल्यू है, ठीक है, और वोल्टेज की पीक वैल्यू क्या है? 5। तो अगर मुझे एवरेज चाहिए तो मैं वोल्टेज का भी आरएमएस लूंगा, यानी कैसे लूंगा? यानी 5 डिवाइडेड बाय रूट 2, और मैं करंट का भी आरएमएस लूंगा। वो क्या कि भाई करंट की पीक वैल्यू क्या आती है? 0.25, उसको भी मैं रूट 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो इस तरह मैंने करंट का भी आरएमएस निकाल लिया, मैंने वोल्टेज का भी आरएमएस निकाल लिया। अब इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आए दैट इज गोइंग टू बी माई एवरेज पावर, क्योंकि पावर वेरी कर रही है ना। एक पॉइंट ऐसा है ना, यानी अगर आप देखें t इक्वल 0 पे तो वोल्टेज भी 0 है, करंट भी 0 है, तो उस वक्त तो पावर 0 है। मैक्सिमम वैल्यू एक पॉइंट ऐसी भी आ रही है जब करंट मैक्सिमम है और वोल्टेज भी मैक्सिमम है, उस वक्त तो पावर बहुत ज्यादा है। तो कभी पावर बहुत ज्यादा है, कभी पावर बहुत कम कंज्यूम हो रहा है, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग सप्लाई है। तो अगर मुझे एवरेज चाहिए तो फिर मैं क्या यूज करूंगा? मैं आरएमएस इस्तेमाल करूंगा। इट्स वेरी सिंपल कि जी मैं आरएमएस सिर्फ पीक वैल्यू को रूट 2 से आप डिवाइड कर दें, आपको आरएमएस मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आप आरएमएस को रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पीक वैल्यू मिल जाएगी। ऑलराइट जी, अब आगे बढ़ते हैं और हम अपनी नेक्स्ट डिस्कशन की तरफ चलते हैं।
and that is phase, lead and lag. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. अच्छा, अगर आपने ऑसिलेशन का चैप्टर A2 में थोड़ा सही से पढ़ा है तो उसमें भी, और AS में जब वेव्स पढ़ाया जाता है तो वहाँ पर भी एंगल्स की फॉर्म में, यानी फेज की फॉर्म में ऑसिलेशन को एक्सप्लेन किया जाता है. ठीक है, क्या मतलब? क्योंकि जो फेज डिफरेंस का कॉन्सेप्ट है ना, वो हमें वेव्स के चैप्टर में भी बड़ा हेल्प करता है, हमें ऑसिलेशन में भी बड़ा हेल्प करता है. लेकिन जब दो चीजें एक ही तरह से ऑसिलेट कर रही हैं, ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर एक बंदा है, वो अपनी मीन पोजीशन से ऊपर जाता है, फिर मीन पोजीशन पे वापस आता है, फिर वापस एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, और फिर वापस मीन पोजीशन पर आता है. ठीक है ना, ये इसकी ऑसिलेशन है जो कि ये मुसलसल परफॉर्म कर रहा है. ठीक है. अब सिमिलरली एक और बंदा है, वो भी यही ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है. ठीक है ना, वो भी यही ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है कि वो अपनी मीन पोजीशन से ऊपर जा रहा है, फिर वापस मीन पोजीशन पे आ रहा है, फिर वापस एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रहा है, फिर वापस मीन पोजीशन पे आ रहा है, एंड सो ऑन. अब मिसाल के तौर पर जब यानी लेट्स से ये A है और ये B है, जब A था मिसाल के तौर पर इस पोजीशन पर, यानी जब A स्टार्ट कर रहा था तो B कहां पर था? B यहां पर मौजूद था. अच्छा, दोनों का टाइम पीरियड सेम है ना. ठीक है, यानी यूं समझो जब A अपने मीन पोजीशन पे था तो B अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे था. सही. फिर क्या हुआ? थोड़ी देर बाद A यहां पर पहुंच गया तो B कहां पहुंच चुका होगा? B यहां पहुंच चुका होगा. फिर उसके अगले थोड़ी देर के बाद मिसाल के तौर पर A यहां आया तो B यहां पहुंच चुका होगा. फिर मिसाल के तौर पर A अपने एक्सट्रीम पोजीशन पर आया तो B वापस अपने मीन पोजीशन पर आ चुका होगा. अब हम इसे क्या कहते हैं? हम कहते हैं भाई दोनों की ऑसिलेशन एक जैसी है, लेकिन B जो है ना वो A के मुकाबले में लीड कर रहा है. B इज लीडिंग A बाय 1/4 ऑफ द ऑसिलेशन. ठीक है, 1/4 ऑफ द ऑसिलेशन, 1/4 ऑसिलेशन B आ गया हमेशा. अच्छा, अब अगर ऑसिलेशन का डिफरेंस 1/4 हो या हाफ हो तो इन टर्म्स ऑफ कि विच फ्रैक्शन ऑफ ऑसिलेशन एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से लीड कर रहा है या लैग कर रहा है, यानी आगे रह गया या पीछे रह गया, बताना आसान है. इसको फिजिक्स क्या करती है कि बजाय इसकी कि फिजिक्स ये कहे कि जी पूरा एक ऑसिलेशन या 1/4 ऑसिलेशन या 1/3 ऑसिलेशन, एक पार्टिकल आगे है या पीछे है, ऑसिलेशन तो दोनों की एक जैसी है, बस एक आगे एक पीछे है अपने ऑसिलेशन में. इसको हम एक्सप्लेन करते हैं इन टर्म्स ऑफ एंगल. यानी हम क्या करते हैं? हम एक पूरी ऑसिलेशन को 360 डिग्रीज में तोड़ देते हैं. तो वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज इक्वल टू 360 डिग्री. तो अब अगर कोई एक पार्टिकल आपसे पूरी एक ऑसिलेशन आ गया तो इवेंचुअली वो आपके साथ साथ ही ऑसिलेट कर रहा है. सही है, तो हम कहते हैं फेज डिफरेंस तो 360 का है तो 0 का. अगर आधी ऑसिलेशन आ गई तो 180 डिग्री, 1/4 ऑफ द ऑसिलेशन आ गई तो हम कहेंगे 90 डिग्री, या जिसको आप 2 पाई रेडियंस भी कह सकते हैं. तो नॉट टू मेंशन कि जी अगर 90 डिग्री होगा तो वो π/2 रेडियंस हो जाएगा, अगर वो 180 डिग्री होगा तो पाई रेडियंस हो जाएगा, एंड सो ऑन. अब मैं आपके आगे दो वेव फॉर्म्स बनाता हूं, दो साइनोसॉइडल. तो एक वेव फॉर्म मेरे पास एक साइनोसॉइडल कर्व लेट से कुछ इस तरह का, और जो एक और वेव फॉर्म है, पहले मैं जरा डॉटेड लाइन से मार्क कर लूं. तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों कोहेरेंट है, मतलब आप यूँ समझ लें कि इन दोनों का टाइम पीरियड सेम है, बट ये कि एक आगे निकली हुई है और एक पीछे निकली हुई है. अब किस अमाउंट पे निकली हुई, ज़रा इसको समझ लें. ठीक है भाई, देखो जब ब्लैक वाला, यानी मैं यूँ समझ लें ये जो ऊपर लिख रहा हूँ ना, वो ब्लैक वाले का लिख रहा हूँ. ठीक है, तो ब्लैक वाले का फेज डिफरेंस की बात नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ फेज की बात कर रहा हूँ. लेट्स से ये 0 है. ठीक है, ये π/2 है, ये पाई, ये 3/2 पाई, और ये क्या है, ये 2 पाई. ठीक है ना, तो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर आकर इसकी अपनी एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाती है. ठीक है, और ये लेट से 2.5 यानी 5/2 पाई हो गया. सही, एंड सो ऑन.
अच्छा, अब अगर मैं और चाहो तो इसको 3 पाई लिख दो, ठीक है ना। ये क्या, ये फेज है ब्लैक वाले का, ये फेज डिफरेंस नहीं है, ये फेज है। अच्छा, अब अगर मैं रेड वाले की बात करूं, ठीक है ना, तो रेड वाला जो है ना वो ऑलरेडी, रेड वाले को अगर आप समझें तो वो ऑलरेडी यहाँ पर पाई पर बैठा हुआ है। आप देख सकते हैं ये ऑलरेडी अपनी पीक पर बैठा हुआ है ना, सही है ना। तो इस पॉइंट पर यहाँ ये कहां पर पहुंच जाएगा, इस पॉइंट पर ये पहुंच जाएगा सॉरी, पाई पर नहीं। अब अगर मैं रेड वाले की बात करूं तो ये ऑलरेडी अपने पीक पर है, ठीक है ना। यूं समझ ले कि ये अपना आधा ऑसिलेशन ऑलरेडी, 1/4 ऑसिलेशन ऑलरेडी आगे आया हुआ है, ठीक है। तो लेट्स से दिस इज ऑलरेडी π/2, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका पाई हो जाएगा, फेज, ठीक है। दिस इज 3/2 पाई एंड दिस इज 2 पाई। तो अगर आप गौर करें, ये 5/2 पाई हो जाएगा, ठीक है, और ये इनका 3 पाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर अगर आप आगे जाके गौर करें तो आप ये देखते जाएंगे कि यार जैसे जैसे हर पॉइंट पर ही अगर आप गौर करें तो जो रेड वाला है ना वो लीड कर रहा है ब्लैक वाले के मुकाबले। वैसे भी एविडेंट है, लेकिन अगर फेस के हिसाब से देखें तो 90 डिग्री हमेशा आगे। यानी मिसाल के तौर पर जब ये 0 पर था तो ये 90 पर था, जब ब्लैक वाला 90 पे पहुंचा तो ये 180 पे पहुंचा हुआ था, जब ये 180 पे पहुंचा तो ये 270 पे पहुंचा हुआ था, जब ये 270 पे पहुंचा तो ये 360 पे पहुंचा हुआ था, एंड सो ऑन। तो अब मैं क्या कह सकता हूं, लेट्स से द ब्लैक वन इज ए एंड द रेड वन इज बी। तो आई कैन से दैट बी इज लीडिंग ए बाय π/2, ठीक है, कि भाई π/2 रेडियंस यानी 1/4 ऑफ द ऑसिलेशन जो है ना वो लीड कर रहा है बी ए के मुकाबले में, ठीक है। अब ये अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि ए लैग कर रहा है, यानी वो पीछे रह गया। तो ये लीड और लैग का कॉन्सेप्ट बड़ा बेसिक है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ भी है, लेकिन इसका जरा एक बार रिमाइंडर देना जरूरी था। हम सिर्फ फेज डिफरेंस निकालते थे, लेकिन हम ये नहीं निकालते थे कि कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है। बट अब ये कि इससे जरा क्लियर रखना जरूरी है। ये क्यों जरूरी है, जो असल हमारा अब टॉपिक है ना वो जो हमारे अगले टॉपिक्स हैं वो उसमें ये लीड और लैग के कॉन्सेप्ट्स में हमें कुछ जगहों पर इस्तेमाल करने पड़ेंगे। देखिए, एक इलेक्ट्रिक सर्किट के 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है ना। एक है रेजिस्टर, एक है कैपेसिटर और एक है इंडक्टर। ये आपका रेजिस्टर है, ये आपका कैपेसिटर है और दिस इज योर इंडक्टर। थोड़ा सा मैं और बेहतर बना दूं, दिस इज योर इंडक्टर। रेजिस्टर इज आर, जो यूजुअली हम, कैपेसिटर इज सी, इसकी कैपेसिटेंस निकालते हैं। इंडक्टर की हम इंडक्टेंस निकालते हैं, वो है एल, ठीक है। अब अगर मैं किसी रेजिस्टर को, किसी कैपेसिटर को, किसी इंडक्टर को किसी पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दूं तो अब उसका बिहेवियर क्या होगा हमें ये देखना, यानी किस तरह करंट का ग्राफ बनेगा, किस तरह वोल्टेज की वेरिएशन से करंट किस तरह वेरी करेगा, एंड करंट होगा भी या नहीं होगा, आएगा तो किस तरह से आएगा, अब हमें ये पढ़ना है, ठीक है। एंड हमारा मेजर फोकस क्या होगा, हमारा मेजर फोकस ये होगा कि ऑल्टरनेटिंग करंट के ऊपर इनके क्या बिहेवियर्स आते हैं, क्योंकि हमने जो डीसी सर्किट्स पढ़े हुए उनमें हमने रेजिस्टर्स के बिहेवियर ही देखे, कैपेसिटर्स भी बस हमने इस हद तक ही देखा है कि कैपेसिटर उसको चार्ज कर देगा एंड दैट्स इट, ठीक है। तो आए जरा 1 बाय 1 देखते हैं। देखो, पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि भाई इन अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट, यानी एक ऐसा सर्किट जिसमें सिवाय रेजिस्टर के और कुछ नहीं लगा हुआ, प्योर रेजिस्टिव, यानी कोई कैपेसिटर नहीं है, कोई इंडक्टर नहीं है, करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज विद ईच अदर। भाई सीधी सी बात है, ओम्स लॉ है, जैसे जैसे आप करंट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप करंट कम करते जाएंगे वैसे वैसे वोल्टेज कम होता जाएगा। करंट होगा ही नहीं तो वोल्टेज भी नहीं होगा, एंड आप इसको जिस हिसाब से देख लें। तो अब अगर मैं मिसाल के तौर पर कहूँ कि यार ये है मेरा वोल्टेज टाइम ग्राफ, मैं कहता हूँ यार मुझे ज़रा सजेस्ट करो कि मेरा करंट का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसा होगा।
ये वोल्टेज का ग्राफ है तो करंट का ग्राफ विद रिस्पेक्ट, और ऑब्वियसली करंट की वैल्यू तो इस बात पर डिपेंड करेगी कि रेजिस्टेंस कौन सा लगा हुआ है, लेकिन जो करंट के ग्राफ का जो स्केच होगा ना वो बिल्कुल इन फेज होगा। यानी अगर ये वोल्टेज का ग्राफ है तो जो करंट का ग्राफ होगा वो बिल्कुल इन फेज विद द वोल्टेज होगा, कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा था वैसे वैसे करंट बढ़ रहा था, जैसे जैसे वोल्टेज कम हो रहा था वैसे वैसे करंट कम हो रहा था, एंड सो ऑन। इसी चीज को फेजर डायग्राम के तौर पर भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो पहले मैं आपके आगे वो बेसिक सर्किट भी बना ही देता हूँ कि भाई मिसाल के तौर पर ये मेरा रेजिस्टर है और ये मेरी पावर सप्लाई है, ठीक है। तो इस रेजिस्टर और इस यानी दिस इज आर एंड दिस इज द पावर सप्लाई, तो इसमें जैसे जैसे वोल्टेज वैरी कर रहा है वैसे वैसे करंट किस तरह वैरी कर रहा है। वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है कि भाई वोल्टेज की किस वैल्यू पे करंट की क्या वैल्यू थी, वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस के ऊपर, लेकिन जो स्केच होगा ना वो ऐसा होगा दोनों का हमेशा। अब इसी चीज को, ये तो हमने ग्राफ बना दिया ना वोल्टेज का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, करंट का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी की एक चीज बन सकती है जिसे हम कहते हैं फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम बहुत से कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स हमें हेल्प करता है, हमें यहाँ पे तो उतना हेल्प नहीं करेगा, लेकिन क्योंकि इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारे सिलेबस का पार्ट है इसलिए मैं आपको बता दूं कि भाई फेजर डायग्राम ये है कि मिसाल के तौर पर अगर मैं वोल्टेज और करंट की बात करूँ और मैं इनके फेजर डायग्राम की बात करने की कोशिश करूँ कि आखिर इनका जो फेजर डायग्राम है वो कैसे बनेगा, तो वो ऐसे बनेगा। भाई देखो ये है करंट और इनके बीच कोई फेज एंगल नहीं है ना, यानी कोई फेज डिफरेंस नहीं है, तो लेट्स से यही है वोल्टेज। तो दोनों को एक हॉरिजॉन्टल लाइन से आपने बना दिया। अब देखो वन बाय वन समझो फेजर डायग्राम। अभी यहाँ पे शायद इतना अच्छा समझ में ना आए, अगले एग्जाम्पल्स में चीजें और क्लियर होती जाएंगी कि फेजर डायग्राम बनाने के ना अपने अपने रूल्स होते हैं, ठीक है ना। यानी पहला रूल क्या होता है भाई, पहला रूल ये होता है कि भाई इसकी जो लेंथ है ना वो, यानी ये जो वोल्टेज की मैंने लेंथ बनाई है ना, यानी जो मैंने एरो बनाया है, इसकी लेंथ किसी एक पर्टिकुलर चीज को रिप्रेजेंट कर रही होगी, यानी या तो पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही होगी या तो आरएमएस को रिप्रेजेंट कर रही होगी। सिमिलरली करंट का भी ना, यानी इसकी जो लेंथ होंगी ना, यानी अगर वोल्टेज की वैल्यू ज्यादा है तो ये एरो लंबा बनना चाहिए, अगर वोल्टेज की वैल्यू कम है तो ये एरो छोटा बनना चाहिए। सिमिलरली करंट की वैल्यू ज्यादा है तो ये एरो लंबा बनना चाहिए, करंट की वैल्यू कम है तो ये एरो छोटा बनना चाहिए। और अगर इनके बीच कोई फेज एंगल होता तो मिसाल के तौर पर करंट हॉरिजॉन्टल है तो वोल्टेज वर्टिकल हो जाता, अगर 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके अलावा क्या है भाई, यूं समझ लो कि ये ना रोटेटिंग वेक्टर्स हैं, यानी करंट और वोल्टेज जो है ना, अगर मिसाल के तौर पर इनका यूं समझ लो कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम ना ये अपने आप को चेंज करेंगे और ये हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल भी हो जाएंगे, वर्टिकल से वापस हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे। लेकिन अभी तो ये दोनों इन फेज है ना, तो अभी इनको हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपके आगे कुछ जो असल कैपेसिटर की एग्जांपल दूंगा ना, वहां पे हमें याद रखना है कि आखिर फेज डिफरेंस को फेजर डायग्राम में किस तरह, यानी वेक्टर की फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो अगर देखिए, अगर मेरे पास कोई कैपेसिटर है और मैं उस कैपेसिटर को ले जाके ना किसी डीसी पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे कोई एम मीटर लगा देता हूँ, शुरू में तो ये एम मीटर करंट देगा, लेकिन जिस मूवमेंट पे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो कैपेसिटर की जो दो प्लेट्स के अक्रॉस वोल्टेज होगा और जो यहाँ का वो यानी जो पावर सप्लाई होगी, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगी। ऑब्वियसली फिर जब दोनों तरफ वोल्टेज सेम होगा तो फिर बीच में करंट का एग्जिस्टेंस होगी नहीं, और ये इस एम मीटर से कोई करंट नहीं जाएगा। तो थोड़े से टाइम के लिए मेरे पास करंट आएगा, उसके बाद फिर करंट जीरो हो जाएगा। और वो करंट कब तक आ रहा होगा, जब तक कि यहाँ पर कैपेसिटर के प्लेट्स पे आके चार्जेज एक्यूमुलेट हो रहे हैं और कैपेसिटर की प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। अब क्या करें भाई, अब अगर मैं इसी कैपेसिटर को के साथ एक एम मीटर लगाऊं और इसको ले जाके एक ऑल्टरनेटिंग सप्लाई से कनेक्ट कर दूं। अब ये जो ऑल्टरनेटिंग सप्लाई है, ऑब्वियसली इसकी कोई फिक्स वैल्यू तो है नहीं, इसकी वैल्यू जीरो से पीक पे जाएगी, फिर पीक से वापस जीरो पर आएगी, फिर नेगेटिव होगी। तो ऐसे में होता ये है कि कैपेसिटर के साथ जो है ना वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है।
यानी एक साइकिल में कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा, दूसरे साइकिल में कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा होगा, लेकिन उससे होगा ये कि ये एम मीटर मुझे मुसलसल डिफ्लेक्शन दे रहा होगा। तो हम इसलिए कहते भी हैं कि भाई कैपेसिटर के थ्रू जो है ना वो करंट जा सकता है, लेकिन वो अल्टरनेटिंग होना चाहिए, क्योंकि एक बार जाएगा, एक बार आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, कैपेसिटर को चार्ज और डिस्चार्ज कर रहा होगा। अब उसमें करंट और वोल्टेज का क्या बिहेवियर है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। यानी अगर मेरे पास एक कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर को मैंने एक ऑल्टरनेटिंग सप्लाई से कनेक्ट कर दिया, है ना, तो उनका क्या बिहेवियर होगा। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ। मिसाल के तौर पर कोई एक कैपेसिटर था, अच्छा जी, अब देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कैपेसिटर है, ठीक है, और उस कैपेसिटर में यूँ समझ लें जो वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर है ना, ये उसका ग्राफ है। यानी ये किसका ग्राफ है? दिस इज द ग्राफ ऑफ द वोल्टेज, ठीक है। और मैं ये जो वोल्टेज है ना, ये इन फेज है विद द अमाउंट ऑफ चार्ज बीइंग अक्यूमुलेटेड। लेट्स से ये जो ग्राफ है ना, ये क्यू का ग्राफ है, क्यू का। क्यू से मुराद जो चार्ज वहां पे एक्यूमुलेट हो रहा है। भाई देखो सीधी सी बात है, कैपेसिटर की प्लेट पे आके चार्ज एक्यूमुलेट होता जाएगा, ठीक है। कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस वोल्टेज आना शुरू हो जाएगा, सही है। चार्ज ज्यादा एक्यूमुलेट होगा, वोल्टेज ज्यादा होगा। फिर जब ये डिस्चार्जिंग शुरू हो जाएगी तो इस प्लेट पे जो एक्यूमुलेटेड चार्ज है वो कम होगा, तो अल्टीमेटली इसके अक्रॉस वोल्टेज भी कम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो चार्ज है ना, जो मैंने डॉटेड लाइन से बनाया, जैसे जैसे एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज बढ़ती जा रही है वैसे वैसे वोल्टेज भी बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे चार्ज कम होता जा रहा है वैसे वैसे यूं समझ लें कि आपका वोल्टेज भी कम होता जा रहा है। करंट जो है ना वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। करंट क्या है? यानी कितना चार्ज फ्लो किया, और चार्ज फ्लो उसी वक्त करेगा जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा होगा। तो कितना चार्ज फ्लो किया कितने टाइम में, यानी उसका यूं समझ लें कि चार्ज का जो फ्लो ऑफ चार्ज की जो इक्वेशन होगी ना, उसका डिफरेंशियल होगा वो। यानी आप उसको डिफरेंशिएट कर दें या उसका ग्रेडियंट निकाल दें। जो करंट का ग्राफ बनता है ना, वो पता कैसे बनता है? यानी जब आपके अंदर चार्ज जीरो स्टोर है ना, यानी जब यहाँ पे अभी कोई चार्ज स्टोर है ही नहीं, उस वक्त करंट शूट पर होता है, उस वक्त करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है। अब जो मैं ग्राफ बना रहा हूं ना, जरा देखना, वो मैं करंट का ग्राफ बनाऊंगा। अब देखिए ये है करंट का ग्राफ। ये इतना मुश्किल है नहीं, थोड़ा सा आप अगर लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे ना, तो ये आप इसको आसानी से कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे। ये बड़ी लॉजिकल सी चीज है कि भाई जब आपका जो वोल्टेज था ना, जब वो जीरो था, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट वाज जीरो, उस वक्त करंट मैक्सिमम जा रहा था। जैसे जैसे चार्ज बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे, देखो सीधी सी बात है, अभी क्या है, शुरू में इसको अगर मैं ऐसे समझाने की कोशिश करूँ ना, मान लो अभी यहाँ पे सिर्फ एक चार्ज है, ठीक है ना, तो अभी करंट जो यहाँ से यहाँ जा रहा होगा उसको कंपैरेटिवली कम रुकावट महसूस होगी। चार्ज और बढ़ जाएगा तो करंट के लिए यहाँ से जाना और मुश्किल हो जाएगा ना, चार्ज और बढ़ जाएगा तो करंट के लिए जाना और मुश्किल होता जाएगा। तो व्हाट हैपेंस इज कि जैसे जैसे आप चार्ज को बढ़ाते जाते हैं ना, वैसे वैसे करंट का एग्जिस्ट करना उतना मुश्किल होता जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जिस पॉइंट पर वोल्टेज जीरो है, उस पॉइंट पर आपका करंट मैक्सिमम पर है। और जब आपका वोल्टेज मैक्सिमम पे चला जाता है, जब आपका यानी आपका कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुका है, सही है, तो उस टाइम क्या होता है, उस वक्त करंट जीरो हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जो आपका ग्राफ है ना, ये जो आपका ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ ऑफ करंट, ठीक है जी। तो अब अगर आपको ये बात समझ में आ गई है कि जब वोल्टेज की वैल्यू जीरो है तब करंट की वैल्यू मैक्सिमम है, जब वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम है तब करंट की वैल्यू जीरो है, एंड सो ऑन, तो इट इज प्रीटी एविडेंट ना कि एट ऑल टाइम्स द करंट इज लीडिंग द वोल्टेज बाय 90 डिग्रीज।
करंट वोल्टेज को लीड कर रहा है ना, यानी वो ऑलरेडी 90 पे बैठा हुआ है, यानी ऑलरेडी अपनी पीक वैल्यू पे बैठा हुआ है, जब वोल्टेज कहां पर है, 0 पर मौजूद है। तो मैं लिख सकता हूं कि एट ऑल टाइम्स current is leading the voltage by 90 degrees or pi by 2 radians। आप देखो इसमें चीज ध्यान में रखना कि ये तुम्हें याद होना चाहिए, कैपेसिटर में हमेशा करंट लीड करता है। अब इसकी एक ठंडी सस्ती ट्रिक याद दिला दूं एमसीक्यू के लिए, ठीक है ना, अगर आपको अच्छा लगे तो आप रख लीजिएगा। भाई सी से कैपेसिटर होता है, सही है, और सी से करंट होता है, ठीक है। तो सी से कैपेसिटर है और सी से करंट है, तो कैपेसिटर करंट में लीड करता है, तो जाहिर सी बात है वो दोनों सी है ना, तो इसलिए यहाँ पे ये अच्छा ये लीड कर जाता है करंट। वैसे याद रख लेना, सही है, कि भाई वो हमेशा कैपेसिटर जो है ना वो, यानी कैपेसिटर में करंट लीड करता है, सी फॉर कैपेसिटर, सी फॉर करंट, इसलिए करंट सी कैपेसिटर में लीड करता है। किसके मुकाबले में? ऑब्वियसली वोल्टेज के मुकाबले में, सही है। अच्छा, अब अगर मैं फेजर डायग्राम की बात करूं, फेजर डायग्राम से मुराद क्या, मैं अभी पीछे आता हूं। भाई अगर आप रेजिस्टेंस की बात करेंगे ना, तो रेजिस्टेंस में आप देख सकते हैं कि दोनों पैरेलल है ना, क्योंकि वोल्टेज और करंट दोनों में से कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं है, सही है ना, यानी वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है, तो इसीलिए एरो का साइज बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन इनके बीच में कोई एंगल नहीं है। लेकिन यहां तो सीधा सीधा करंट लीड कर रहा है ना, करंट लीड कर रहा है ना आपका। तो अब देखो तरीकेकार ये होगा कि ये है वोल्टेज, इफ दिस इज वोल्टेज एंड दिस इज करंट, इनके बीच का एंगल कितना है भाई? 90 डिग्री, बस। तो ये करंट लीड कर रहा है वोल्टेज के मुकाबले में 90 डिग्री, खत्म हो गई बात। ये फेजर डायग्राम हो गई, ठीक है। तो फेजर डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड फेजर डायग्राम्स आपसे नहीं पूछी जाएंगी, बेसिक ही पूछी जाएंगी, लेकिन चाहो तो रट्टा मार लो, समझ लोगे तो अच्छी बात है, इसमें कोई लॉजिक कोई मुश्किल बात है नहीं कि भाई करंट क्योंकि 90 डिग्री लीड कर रहा है इसलिए करंट 90 डिग्री की। अब ये ना रोटेटिंग है, मतलब मिसाल के तौर पर जब वोल्टेज 90 डिग्री पे आएगा तो करंट हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, बट एक बात है कि हमेशा करंट क्या कर रहा होगा, करंट लीड कर रहा होगा एट 90 डिग्री, ठीक है। तो एक ये आपका कैपेसिटर वाली चीज हो गई जो कि क्लियर हो गई, ठीक है जी। अच्छा, अब एक चीज होती है, एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं, यार यूं समझ लो इन शॉर्ट, अगर मैं एक रेजिस्टर है ना, एक रेजिस्टर के वोल्टेज और करंट का रेशो क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस। मैं यहां लिख दू फॉर अ, यानी यूं समझ लो, अभी यहाँ पे फेजर डायग्राम की बात कैपेसिटर के ऊपर कंप्लीट हो गई है ना। फॉर अ रेजिस्टर, resistance is the ratio between voltage and current. Okay. Similarly for a capacitor, एक कैपेसिटर में भी वोल्टेज और टू बी मोर प्रिसाइज यानी आरएमएस और करंट यानी आईआरएमएस, यानी वोल्टेज और करंट का रेशो निकाला जाता है दोनों के ही आरएमएस पे। वो जो आंसर आता है ना, वो पता क्या कहलाता है? वो कहलाता है रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर, जिसको एक्स सी से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्स रिप्रेजेंट कैपेसिटर रिएक्टेंस और सी का मतलब ये कि कैपेसिटर की रिएक्टेंस है। तो प्योर रेजिस्टर की तो सिंपली रेजिस्टेंस निकल जाएगी वोल्टेज अपॉन करंट से। कैपेसिटर की क्या निकलती है? रिएक्टेंस निकलती है, यानी ये उसके वेरिएबल्स हैं जो कैपेसिटर के सर्किट के एनालिसिस में हेल्प करते हैं। तो सिंपली किसी भी कैपेसिटर के थ्रू आप कोई एक ऑल्टरनेटिंग करंट सेट करें और उसमें जो भी वोल्टेज आपने दिया हुआ है वो आरएमएस, और उस पर जो करंट आया उसका आरएमएस, उसका सिंपली रेशो निकालने तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा रिएक्टेंस, ठीक है। अच्छा, इवेंचुअली क्योंकि रेजिस्टेंस जिस तरह वोल्टेज और करंट का रेशो है, रिएक्टेंस ही वोल्टेज और करंट का ही रेशो है, तो रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस बोथ आर मेजर्ड इन ओम्स। तो मैं यहां पे भी लिख देता हूं कि भाई रिएक्टेंस is measured in
इन ओम्स। इसके अलावा एक और इक्वेशन है इसी कैपेसिटर के हवाले से जो कि आपको पता होनी चाहिए। वो क्या, वो ये कि जो कैपेसिटर की रिएक्टेंस होती है ना XC, ये बराबर होता है 1/2 पाई FC का, या 1/ωc। अब ये कहाँ से आया, क्यों आया, ये आपके सिलेबस में नहीं है और आपका इससे कंसर्न भी होना चाहिए, क्योंकि वो बिला वजह की नीडलेस डिटेल में आप जाएंगे, बट ये पता होना चाहिए। यानी अगर मिसाल के तौर पर आपको किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पता है, C की वैल्यू पता है, कैपेसिटेंस तो आप लोगों को याद है ना, Q = CV से जो आप लोग निकाला करते थे। यानी मिसाल के तौर पर एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस आपको पता है, ठीक है ना। मैं आपको याद दिलाऊं, आपने पढ़ा हुआ है ना, Q बराबर है CV के, तो C बराबर है Q/V के। यानी कितने चार्ज एक्यूमुलेट होने पे वो कितना वोल्टेज दे रहा है, वो उसकी कैपेसिटेंस थी ना, वो तो फिक्स होती है ना कैपेसिटर की। लेकिन एक कैपेसिटर की जो इंडक्टेंस होती है ना, जो कैपेसिटर की इंडक्टेंस होती है, वो फॉर अ गिवन कैपेसिटर कांस्टेंट नहीं होती, बल्कि वो दो बातों पर डिपेंड करती है कि आपका कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या, और दूसरा ये कि उसकी यानी आप जो इनपुट सप्लाई दे रहे हैं उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है या उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। देखिए, अगर आपके कैपेसिटर की फ्रीक्वेंसी यानी आपके इनपुट सप्लाई की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, सही है, अगर आपके इनपुट सप्लाई की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वो आपको कम रिएक्टेंस देगा। यानी अगर आपका इनपुट सप्लाई बहुत तेजी से अपनी पोलैरिटी को चेंज कर रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, तो वो कंपैरेटिवली लेस रिएक्टेंस शो करेगा। और अगर आपने मिसाल के तौर पर इनपुट फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, कम कर दिया, तो अगर आप फ्रीक्वेंसी कम कर देंगे, तो फ्रीक्वेंसी कम करने का मतलब क्या है कि आप ऑलमोस्ट डीसी की तरफ जा रहे हैं, और आपको पता है डीसी में रिएक्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, यानी अल्टीमेटली वोल्टेज और करंट का जो रेशो होगा वो बहुत ज़्यादा हाई आना शुरू हो जाएगा। तो ये रिलेशनशिप एमसीक्यूज में बहुत पूछते हैं कि जी किसके बढ़ाने से क्या बढ़ जाएगा और किसके कम होने से क्या कम हो जाएगा। तो याद रखिएगा, कैपेसिटेंस और रिएक्टेंस में फ़र्क है। एक कैपेसिटर की रिएक्टेंस उसकी कैपेसिटेंस पे डिपेंड करती है, लेकिन सिर्फ कैपेसिटेंस पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि इस बात पे भी डिपेंड करती है कि उसको जिस सर्किट में कनेक्ट किया गया है उस सर्किट में यानी यूँ समझ लें कि उस सर्किट में जो ओमेगा की वैल्यू है, या उस सर्किट में जो इनपुट फ्रीक्वेंसी है, जो भी वोल्टेज या करंट की सप्लाई उसको दी गई है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है एक कैपेसिटर की रिएक्टेंस। ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स इंडक्टर। अब हम बात करते हैं इंडक्टर्स की। यानी एक इंडक्टिव लोड है, यानी एक इंडक्टर है, उसको मैंने किसी ऑल्टरनेटिंग सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। तो अब उस इंडक्टर का यहाँ पर क्या बिहेवियर होगा, ये ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स से ये रहा मेरा इंडक्टर, और ये मैंने इसको ले जाके एक ऑल्टरनेटिंग सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। अब इस इंडक्टर में क्या वेरिएशन आएगी या इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, पहले ज़रा इसका ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है जी। तो ये देखें, ये मिसाल के तौर पर ये है मेरा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये रहा एक्स एक्सिस। ठीक है। अच्छा, इंडक्टर के लिए इनपुट क्या है कि जी मैं उसको एक करंट दे रहा हूँ, ठीक है ना, एक ऑल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई मैंने उसको दी इस तरह से। ठीक है। ये क्या है जी, ये करंट का ग्राफ है, ये वो करंट है जो कि मैंने इस इंडक्टर को दिया। अब क्या होता है जी, अब करंट के आने से इस इंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब मैं इसको करेक्ट करूं तो आने से नहीं, करंट के चेंज होने से। ठीक है ना, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ईएमएफ यानी एक वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगा। उस वोल्टेज का करंट के साथ मुझे ग्राफ देखना है ना जी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक करंट छोड़ा, एक ऑल्टरनेटिंग करंट है, सही है।
तो वो करंट क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, तो उस करंट के चेंज होने से इसके अक्रॉस क्या आ जाएगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज आ जाएगा। वो हम ऑलरेडी अपनी पिछली क्लासेस में देख चुके हैं। उस वोल्टेज का हिसाब किताब क्या है कि वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पर डिपेंड करता है। अब आप अगर इस पॉइंट, यानी अगर ये ग्राफ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेट्स से, ठीक है, तो इस पॉइंट पर तो ग्रेडियंट जीरो है ना, यानी अगर इस पॉइंट में मैं टेंजेंट बनाऊं तो ग्रेडियंट जीरो है, ठीक है ना। जिनकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग है वो तो वैसे समझ जाएंगे कि ये साइन है तो उसका डेरिवेटिव कॉस का ग्राफ बनेगा, लेकिन मैं वैसे भी समझा दूं कि इस पॉइंट पर तो ग्रेडियंट जीरो, यानी चेंज, रेट ऑफ चेंज जीरो है ना, तो इस पॉइंट पर वोल्टेज क्या होगा, जीरो, और इस पॉइंट पे वोल्टेज पीक पर होगा। यानी जो वोल्टेज का ग्राफ बनेगा ना वो ऐसे बनेगा, ये किसका ग्राफ है जी, ये वोल्टेज का ग्राफ है। अब की बार कौन लीड कर रहा है, देखो पिछली बार कैपेसिटर के केस में कौन लीड कर रहा था, पिछली बार कैपेसिटर के केस में हमारे पास लीड कर रहा था करंट, ठीक है ना। ये देखिए जी, कैपेसिटर के केस में कौन लीड कर रहा था, करंट। लेकिन अगर मैं इंडक्टर की बात करूं, अगर मैं इंडक्टर की बात करूं, तो इस इंडक्टर के केस में हमें कौन लीड कर रहा है, ये देखिए मैं वापस आपके आगे ड्राइंग लेकर आ रहा हूं। यहाँ पे इंडक्टर के केस में अब वोल्टेज लीड कर रहा है, फेज डिफरेंस वही 90 डिग्रीज का है, फेज डिफरेंस वही 90 डिग्रीज का है, लेकिन अब की बार कौन लीड कर रहा है, अब की बार मैं कहूंगा कि जी माई इंडक्टर इज वोल्टेज इज लीडिंग द करंट बाय 90 डिग्रीज, ठीक है ना। तो मैं लिखूंगा एट ऑल टाइम्स वोल्टेज इज लीडिंग द करंट बाय 90 डिग्रीज और पाई बाय 2 रेडियंस, ठीक है। अब अगर मैं इसकी फेजर डायग्राम बनाऊंगा तो मेरे ख्याल से आप खुद ही सजेस्ट कर सकते हैं कि अब की बार ये है मेरा वोल्टेज, सॉरी अब की बार ये है मेरा करंट और ये है मेरा वोल्टेज, क्योंकि अब की बार वोल्टेज लीड कर रहा है ना 90 डिग्री, वोल्टेज आगे निकला हुआ करंट के मुकाबले में। तो सिंपली आपने ये जो मैंने डायग्राम एरो से बनाई है ना कि इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री से, इसे कहते हैं फेजर डायग्राम। ये मैंने इंडक्टर में बना दिया। तो इंडक्टर में हमेशा वोल्टेज लीड करता है, समझ आ रही है बात। और कैपेसिटर में हमेशा कौन लीड करता है, करंट लीड करता है, और अमाउंट दोनों का सेम है 90 डिग्री। सही है जी। तो ये बेसिक चीजें पूछे, बहुत कॉमन एमसीक्यू में पूछा जा सकता है ना कि भाई कौन लीड कर रहा होता, कौन लैग कर रहा था। तो ये बिल्कुल जनरल है एट ऑल टाइम्स कि भाई द वोल्टेज इंड्यूस्ड अक्रॉस द इंडक्टर ऑलवेज क्या कहते हैं, लीड्स द करंट बाय 90 डिग्रीज, और वहां पे करंट थ्रू द कैपेसिटर ऑलवेज लीड्स द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। ठीक है जी। तो ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई। अब क्या करें, अब थोड़ा सा मैं आपको अब वापस आते हैं। अब जिस तरह वहां पे रिएक्टेंस कैपेसिटर की निकाली थी, वहां पे अब हम निकालेंगे रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर। यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, अब मैं लिखूंगा रिएक्टेंस ऑफ एन इंडक्टर। अगेन वो एक्स से रिप्रेजेंट होता है, लेकिन इंडक्टर के लिए जो लफ्ज जो सिंबल यूज होता है वो एल यूज होता है ना, तो वो एक्स एल हो जाएगा। है वही चीज भाई। इसमें भी आप क्या करो, आरएमएस वोल्टेज और करंट का रेशो है, रेजिस्टेंस भी वोल्टेज करंट का रेशो है, रिएक्टेंस भी वोल्टेज करंट का रेशो है, और क्या कहते हैं, चाहे वो रिएक्टेंस इंडक्टर का हो या कैपेसिटर को, दोनों ही वोल्टेज और करंट का रेशो है। ये भी ओम से मेजर होता है। ये किसके बराबर है, ये बराबर है 2 पाई एफ एल के, ठीक है, जिसको आप ओमेगा एल भी कह सकते हो। मैं थोड़ा सा कंपेयर करा दूं, वहां पर किसके बराबर था, यानी कैपेसिटर के केस में 1/2 पाई एफ सी, यहां पे सीधे क्या है 2 पाई एफ एल के ओमेगा एल। अब एल क्या है, एल से मुराद याद करो, एल इज इंडक्टेंस। अगर तुम लोगों को पुरानी वाली इक्वेशन याद हो जो हमने क्लास में निकाली थी, तो वो हम इंडक्टेंस निकाला करते थे ना, जो जब हम चैप्टर 14 पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था ना कि भाई वो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो ईएमएफ किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है एल इंटू डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी के। ये वाला एल है इंडक्टेंस,
इंडक्टेंस तो फिक्स होती है ना इंडक्टर की, लेकिन जो रिएक्टेंस है ना वो दो बातों पर डिपेंड करेगी आगे। एक तो इंडक्टेंस पे यानी एल के ऊपर, दूसरा ओमेगा के ऊपर या फ्रीक्वेंसी के ऊपर। वहां पे क्या था, वहां पे ये था कि कैपेसिटर के केस में आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते थे तो फ्रीक्वेंसी के बढ़ाने से रिएक्टेंस कम हो जाती थी। यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंस क्या हो जाएगी, रिएक्टेंस बढ़ जाएगी। तो अगेन रिएक्टेंस इंडक्टर की दो बातों पर डिपेंड करती है, एक तो उसकी इंडक्टेंस क्या है, ठीक है ना, जो कि उसकी डायमेंशंस पे डिपेंड करेंगी, उसके मटेरियल पे डिपेंड करेगा। दूसरा ये कि अभी आपने इस इंडक्टर को जिस सर्किट में लगाया है, जिस सप्लाई से कनेक्ट किया है, उस पावर सप्लाई की फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है ना, वो किस फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि वो भी डिसाइड करेगा कि आखिर इसकी इंडक्टर, इसकी जो रिएक्टेंस की वैल्यू है यानी इसके वोल्टेज और करंट का जो रेशो है वो क्या होगा, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो मेजर्ड इन, ये तो मैं सिर्फ आपके रिमाइंडर के लिए यहाँ पे लिख दिया, ठीक है ना। तो reactance of inductor is also measured in ohms, ठीक है जी। तो ये बेसिक डिस्कशन हो गई कि एक इंडक्टर का जो बिहेवियर होगा ऑल्टरनेटिंग करंट में वो किस तरह का होगा और उसकी रेलेवेंट इक्वेशंस क्या क्या होंगी। और जी ना मूविंग ऑन, हमने इससे पहले देख लिया कि जी इंडक्टर्स का बिहेवियर क्या है, हमने देख लिया कि जी कैपेसिटर्स का बिहेवियर क्या है, उसकी रेलेवेंट इम्पीडेंस, उसकी रेलेवेंट रिएक्टेंस की इक्वेशंस वगैरह क्या हैं, फेजर डायग्राम की बेसिक अंडरस्टैंडिंग को हमने समझ लिया। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स डिफरेंट इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ठीक है ना। तो हमें तीन तरह के सर्किट्स हैं जो हमें पढ़ना है, ठीक है। एक कहलाता है आरसी सर्किट, जिसमें रेजिस्टर और कैपेसिटर लगे हुए होंगे। एक कहलाता है आरएल सर्किट, जिसमें रेजिस्टर और इंडक्टर लगा हुआ होगा। और एक कहलाता है आरएलसी सर्किट, जिसमें रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों लगे हुए होंगे। और हम देखेंगे कि आखिर उसकी ओवरऑल क्या एनालिसिस है जो कि हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इन जनरल जो हमारा टारगेट होगा ना, वो होगा तीनों ही केस में हमें निकालना होगा असल में वोल्टेज और करंट का रेशो, ठीक है। अच्छा, जो वोल्टेज यानी वोल्टेज से मुराद VRMS, ठीक है ना, यानी रूट मीन स्क्वायर वेट, ज़रा मैं साफ सुथरा लिख दूँ, VRMS और IRMS। अब अगर सिर्फ मिसाल के तौर पर रेजिस्टर है, वोल्टेज और करंट का रेशो क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस। अगर सिर्फ कैपेसिटर है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस या रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर। अगर सिर्फ इंडक्टर है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस या रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर, जिसको हमने अभी XL और कैपेसिटर के केस में XC से देखा। एक चीज़ होती है सिंपली Z, वो Z कहलाती है इम्पिडेंस इन जनरल, ठीक है ना। और ये इम्पिडेंस का लफ्ज़ इन जनरल इस्तेमाल होता है क्या कहते हैं फॉर, जिसमें सब कुछ आ जाता है, यानी एक ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टर भी है, कैपेसिटर भी है, इंडक्टर भी है, या कोई दो भी है। तो ऐसे में जो हम ओवरऑल जो टोटल RMS और टोटल करंट का जो रेशो निकालते हैं वो उस सर्किट की इम्पिडेंस कहलाती है। और अब हमें इस सर्किट की यानी इन तीन टाइप्स ऑफ सर्किट्स की यानी RC, RL और RLC सर्किट्स की इम्पिडेंस की इक्वेशंस बनाना सीखना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं आपके आगे एक सिंपल सा RC सर्किट बनाता हूँ, ठीक है। तो वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद एन RC सर्किट। तो एक RC सर्किट में एक कैपेसिटर होगा और एक रेजिस्टर होगा और एक पावर सप्लाई है, तो दोनों आ गए, ठीक। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर अब क्योंकि ये दोनों सीरीज़ में लगे हुए हैं, यानी कैपेसिटर और रेजिस्टर दोनों सीरीज़ में लगे हुए हैं ना, तो इसका मतलब दोनों का करंट क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। अच्छा, लेट्स से V इज़ द टोटल वोल्टेज अक्रॉस, यानी जो इस सर्किट को हमने दे रहे हैं, लेट्स से वो अप्लाइड वोल्टेज V है, ठीक है। और लेट्स से इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है वो VC है और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है वो VR है, ठीक है। दैट इज द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर, सही है। अच्छा, दोनों का जो करंट होगा वो सेम होगा, ठीक है ना, यानी करंट थ्रू द कैपेसिटर एंड द करंट थ्रू द रेजिस्टर, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों सेम होंगे, सही है। अच्छा, अब क्या करें जी, अच्छा अब इसमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है
यानी अगर मिसाल के तौर पर मैं यूँ समझ लूँ कि अगर मैं करंट थ्रू वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है, लेट्स से if I want to figure out the voltage across the resistor, let's say this is VR, तो ये हो जाएगा IRMS यानी करंट इनटू द रेजिस्टेंस, यानी V इक्वल IR से मैं वोल्टेज निकाल सकता हूँ ना, तो मैं इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ऐसे निकाल लूँगा, ठीक है जी। अब क्या करें अब ज़रा मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा। मैं बनाने जा रहा हूँ फेज़र डायग्राम, ठीक है। अब वो फेज़र डायग्राम कैसे बनेगी आइए देखते हैं भाई। पहले मैं आता हूँ रजिस्टर के ऊपर। तो रजिस्टर में जो रजिस्टर का करंट और वोल्टेज है वो दोनों एक ही यानी इन फेज होते हैं, ठीक है। तो दिस इज द लेट्स से करंट आई, अच्छा दोनों का करंट सेम है ना, ठीक है, यानी करंट थ्रू कैपेसिटर एंड रजिस्टर दोनों सेम है, तो मैं उसको सिंपली आई कर देता हूँ, दिस इज आई। और क्यों अगर मैं रजिस्टर का जो वोल्टेज बनाऊंगा तो वो भी कैसे बनेगा भाई, वो भी इसके पैरेलल ही बनेगा ना, तो दिस इज V ऑफ R, ठीक है ना। तो ये हो गया वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, वो आपको पता है दोनों इन फेज होंगे भाई रजिस्टर में, ठीक है। अच्छा कैपेसिटर में करंट लीड करता है, ये हम देख चुके हैं, बाय एन अमाउंट ऑफ 90 डिग्रीज, ठीक है ना। अच्छा अब करंट लीड करता है मतलब वोल्टेज लैग करता है ना 90 डिग्री, ठीक है। देखो अगर वोल्टेज लीड कर रहा होता ना तो मैं यहां बनाता वो कैपेसिटर का वोल्टेज, लेकिन क्योंकि कैपेसिटर का वोल्टेज लैग कर रहा है, क्योंकि करंट लीड कर रहा है मतलब वोल्टेज लैग करेगा, तो जो कैपेसिटर का वोल्टेज होगा ना वो यू बनेगा, दिस इज द वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर। ये आ गया कैपेसिटर का वोल्टेज, सही है जी। अच्छा अब ये बन गए हमारी टोटल फेजर डायग्राम। कैपेसिटर का जो वोल्टेज होगा वो किसके बराबर होगा, नॉट टू मेंशन दिस इज द वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर IRMS इंटू XC, ठीक है ना। यानी यूँ समझ लो कि जो रिएक्टेंस है ना, यानी उसको अगर मैं करंट से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे वोल्टेज मिल जाएगा अक्रॉस द कैपेसिटर, सही है। अब ये देखें, ये आपका है वोल्टेज अक्रॉस R और ये आपका है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ऑब्वियसली ये RMS वैल्यूज है, सही है। अब अगर मैं मिसाल के तौर पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं, यानी इनका जो रिजल्टेंट होगा ना, यानी जो फेजर डायग्राम बनाते हैं उसका असल पर्पज ही यही होता है कि मिसाल के तौर पर आपने वोल्टेज निकाल लिया रेजिस्टर के अक्रॉस, आपने वोल्टेज निकाल लिया कैपेसिटर के अक्रॉस, अब इनका जो रिजल्टेंट होगा ना, लेट्स से दिस इज द रिजल्टेंट, दिस इज गोइंग टू बी द टोटल वोल्टेज, ठीक है ना, जो कि इस सर्किट की इम्पिडेंस निकालने में हमें हेल्प करेगा। तो लेट्स से दिस इज द ओवरऑल वोल्टेज, जिसको हम VRMS कह सकते हैं कि भाई ये टोटल RMS है, यानी इस पूरे सर्किट का, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं ये करने वाला हूँ कि यार अगर मुझे मिसाल के तौर पर मैं लिखूँ कि यार ये जो टोटल वोल्टेज है, यानी ये जो V है, तो ये जो VRMS है ये किसके बराबर हो गया, ये VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर, यानी कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है और जो रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज आ रहा है उन दोनों के यानी मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूँ तो उन दोनों के स्क्वायर को ऐड करके उसका रूट निकाल लो। अच्छा अब अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँगा तो दिस इज गोइंग टू बी V, ये असल RMS आ रहा है ना, पूरे सर्किट का VRMS आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अच्छा दिस इज गोइंग टू बी VC, हमें पता है कि जी वो बराबर है IRMS इंटू R के, सॉरी VC हमें पता है कि जी IRMS डिवाइडेड बाय, यानी अगर मैं X इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर दूं
तो ये हो जाएगा आई आर एम एस इंटू एक्स सी किसके बराबर है वो हम पहले ही देख चुके हैं 1/ओमेगा सी के बराबर है ना। तो वी सी बराबर हो जाएगा आई आर एम एस डिवाइडेड बाय ओमेगा सी का होल स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस वी आर किसके बराबर है, वी आर बराबर है आई आर एम एस इंटू कैपिटल आर का होल स्क्वायर, जो कि मैं यहाँ से लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो जाएगा वी आर एम एस बराबर है आई आर एम एस, दोनों तरफ है तो वो कॉमन आके बाहर आके स्क्वायर से रूट भी कैंसिल हो जाएगा, तो डैट इज गोइंग टू बी आई आर एम एस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब अगर मैं ये जो आई आर एम एस है जो कि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इसको इधर ले जाके डिवाइड कर दूँ तो वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस हो जाएगा, ये बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी होल स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल एज जेड, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम इम्पिडेंस कहते हैं। तो ये जो डायग्राम है ना, ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। यानी अगर आपके पास सिंपली एक आरसी सर्किट नज़र आ जाए तो आप उससे कह दिया जाए कि जब आप उसकी इम्पिडेंस निकाल लें तो ऑल यू नीड टू डू इज टू जस्ट पुट द वैल्यूज हियर एंड गेट द आंसर। आप चाहें तो ये इक्वेशन डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं, आपको एप्टीट्यूड में बहुत हेल्प करेगा, लेकिन मैं डायरेक्टली बताना नहीं चाह रहा था, इसलिए मैंने कहा कि एटलीस्ट उसको डिराइव करके दे दूँ। तो आर स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा सी का जो होल स्क्वायर है और फिर उसका फाइनल जो रूट है वो असल में वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस है, विच इज एक्चुअली द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। सही। अच्छा, इसमें अब जो फाइनल इम्पिडेंस है, ठीक है, यानी मिसाल के तौर पर जो फाइनल इम्पिडेंस है वो यूँ समझ लें कि उसका क्या एंगल होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए यानी मिसाल के तौर पर जो हम यूँ समझ लो कि जो मेरा आर एम एस है, अगर मुझे उसका एंगल निकालना है, एंगल से मुराद ये कि मुझे पता है कि आर एम एस जो है ना वो करंट से लैग ही कर रहा है, यानी पीछे ही है ना। लीड कब कर रहा होता, अगर मेरा करंट यू बनता ना तो मैं कहता लीड कर रहा है, अगर क्लॉकवाइज पे एंगल एंटी क्लॉकवाइज से बन रहा होता। अभी क्या बन रहा है, अभी जो एंगल बन रहा है ना वो क्लॉकवाइज से बन रहा है, सही है। अभी जो एंगल बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, अभी जो एंगल बन रहा है वो क्लॉकवाइज से बन रहा है। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज का मतलब ये होता है कि ये लैग कर रहा है, सही है। तो अगर मैं इस थीटा को डिटरमिन करने की कोशिश करूं, ठीक है, तो दैट थीटा कैन बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ, हाँ क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर इज वी सी एंड बेस इज वी आर, तो दिस इज गोइंग टू बी वी सी ओवर वी आर, एंड इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ एज वी सी जो है यानी कैपेसिटर जो है वो आई आर एम एस इंटू एक्स सी, और इंडक्टर इज आई आर एम एस इंटू आर। आई आर एम एस कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स सी। किसके बराबर है, एक्स सी बराबर है 1/ओमेगा सी के, तो ये पूरा सिंप्लीफाई हो जाएगा 1/ओमेगा सी इंटू आर, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन ऑल्सो फिगर आउट कि बाय व्हाट एंगल दिस इज गोइंग टू लैग विद द करंट, ठीक है। तो इसी के साथ जो है ना, इसी के साथ इसकी इम्पिडेंस क्योंकि दोनों का करंट सेम है ना, तो इसकी एक और डायग्राम बन जाती है, फेजर डायग्राम एज पर रेजिस्टेंस के। भाई ये आर है रेजिस्टेंस, ये इम्पिडेंस है, और क्या कहते हैं, ये रिएक्टेंस है कैपेसिटर की, और ये आपकी इन जनरल इम्पिडेंस है, सही।
इस केस में भी थीटा की वैल्यू यही आएगी, ठीक है। तो ये बेसिक जो फेजर डायग्राम्स हैं, ठीक है, ये पिछले जो हमने रूल्स पढ़े उन सबको ही फॉलो करके बनाया जा रहा है, कोई भी रूल ऐसा नहीं जो कि वायलेट हो रहा हो। थोड़ा सा हौसला रखिएगा, ये सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी आपको चैलेंजिंग लग सकती है, बट कॉन्सेप्ट इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो। हाँ, क्योंकि एक साथ बहुत सारी नई नई चीज़ें आप पढ़ते जा रहे हैं तो हो सकता है आपको फील हो रहा होगा यार कंटेंट बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, बट मेरे ख्याल से एक दो बार रिव्यू करेंगे और फिर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट आप रीड कर लेंगे तो प्रोबेबली थिंग्स वुड गेट बेटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अब हम चलते हैं जी टूवर्ड्स RL सीरीज सर्किट। अब क्या है, जब हमारे पास एक सर्किट है जिसमें हमारे पास एक अब हमारे पास एक सर्किट है जिसमें ना लाइक हमारे पास एक इंडक्टर है और उस इंडक्टर के साथ एक कैपेसिटर एक रेजिस्टर है जो कि सीरीज में लगा हुआ है एंड सो ऑन। अब इस रेजिस्टेंस, इस इंडक्टर की जो रिएक्टेंस की जो इंडक्टेंस है डेट इज L और इसकी रेजिस्टेंस है R, ये दोनों सीरीज में लगी। मैं अगेन दोनों का करंट तो सेम रहेगा ना भाई, सही। अब जब दोनों का करंट सेम रहेगा तो अब मेरे ख्याल से, क्योंकि पिछली डायग्राम हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में देख चुके हैं, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको सिर्फ याद दिला दूं कि भाई मिसाल के तौर पर ये अगर आपका रेजिस्टेंस है, अगर ये आपका रेजिस्टेंस है, तो ये आपका रिएक्टेंस होगा या इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ ऐसा क्यों होता है, इसको समझो। यहां पर ना कैपेसिटर का जो वोल्टेज था, वो लैग करता है, क्यों हमने पहले देख लिया कि कैपेसिटर में करंट लीड कर रहा होता है, बट इंडक्टर में वोल्टेज लीड कर रहा होता है। तो इंडक्टर में अगर वोल्टेज लीड कर रहा होता है ना, तो अगर ये मेरा करंट है ना, मिसाल के तौर पर देखें, अगर ये मेरा करंट है तो मेरा वोल्टेज कैसे होगा, अगर ये इंडक्टर का वोल्टेज तो ये यूं बनेगा ना, तो सिमिलरली इंडक्टिव रिएक्टेंस भी कहां जाएगी, ऊपर जाएगी। तो दिस इज योर R एंड व्हाट विल हैपन इज कि अगर आपको इम्पिडेंस चाहिए ठीक है जी, तो अब जो इम्पिडेंस होगी ना इसकी, वो हो जाएगी कुछ यूं, ऑलराइट, दिस Z इज द इम्पिडेंस ना, ठीक है। तो अब अगर मैं लाइक फाइनल इम्पिडेंस की इक्वेशन बनाने की कोशिश करूंगा तो अब फिर से यही हो जाएगा कि दिस इज गोइंग टू बी स्क्वायर रूट ऑफ, यानी अगेन पाइथागोरस थ्योरम में लगा दूंगा तो ये हो जाएगा रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर का स्क्वायर प्लस द स्क्वायर ऑफ द रेजिस्टेंस। ठीक है जी, तो अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इफ़ यू रिमेंबर आवर प्रीवियस लेक्चर, जिसमें हमने देखा था कि जी जो रिएक्टेंस है दैट वाज इक्वल टू that reactance was equal to omega L, where L is the inductance, तो XL की जगह ओमेगा L का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर एज इट इज। ठीक है जी, and then upon तो ये हमारे पास इंडक्टेंस की इक्वेशन बन गई। इसके अलावा अब अगर मैं लाइक ये इस थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ कि आखिर जो इम्पिडेंस है ये रेजिस्टेंस के मुकाबले में कितना लीड कर रहा होगा, तो डैट कैन ऑल्सो बी इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ, अगेन परपेंडिकुलर इज XL एंड दिस इज R, सो दिस इज गोइंग टू बी टेंजेंट इनवर्स ऑफ XL की जगह मैं लिख दूंगा ओमेगा L डिवाइडेड बाय R।
ठीक है। तो ये सारी रेलेवेंट इक्वेशंस हैं, अक्सर लोग इसको रट्टा मार लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप समझ लेंगे तो उसमें आपको एडवांटेज ये है कि आप इससे रेलेवेंट दूसरे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकेंगे, और मोर इम्पॉर्टेंटली कभी अगर आप फॉर्मूला भूल भी जाएं तो सम हाउ यू विल इवेंचुअली डिराइव द इक्वेशन, एक एक दो स्टेप में ये इक्वेशंस डिराइव हो जाती हैं, तो यू विल बी एबल टू डिराइव दीज इक्वेशंस एज वेल। ऑलराइट, तो ये हो गया आरसी, ये हो गया आरएल, और अब हम भागेंगे सीधा किसकी तरफ, आरएलसी सर्किट की तरफ। सो नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स आरएलसी सर्किट्स, यानी ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर तीनों ही लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसके बहुत सिंपल यानी सीरीज सर्किट्स ही हमारे सिलेबस का पार्ट है। ऑब्वियसली मैं खुद एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो हमने तो इसके इतने कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स पढ़े हुए, मतलब अभी किसी को मैं पैरेलल में लगा दूँ, कुछ और कर दूँ, तो करने को तो बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बेसिक ही सर्किट्स हैं जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है, ठीक है जी। तो लेट्स से दिस इज अ रेजिस्टर, दिस इज एन इंडक्टर एंड दिस इज अ कैपेसिटर, एंड ऑल ऑफ दीज थ्री आर इन सीरीज विद ईच अदर, ठीक है ना। तो अब अगर मैं सबसे पहले इसकी फेजर डायग्राम बना लूँ, तो अगेन तीनों का क्योंकि करंट सेम है ना, तो क्या होगा कि अगेन ये रेजिस्टेंस, अगर मैं लेट्स से आर को बेस बनाता हूँ, तो यही वोल्टेज की लाइन बनेगी, यही करंट की, यही रेजिस्टेंस की लाइन बनेगी, ठीक है। अब अगर मिसाल के तौर पर हमने देख लिया है कि जी जो कैपेसिटर है, वो कैपेसिटर कहाँ जाता है, कैपेसिटर जो है वो लैग कर रहा होता है, यानी उसकी जो इम्पिडेंस होती है, उसकी जो रिएक्टेंस होती है, वो रेजिस्टेंस के मुकाबले में लैग कर रही होती है, क्योंकि उसका वोल्टेज लैग कर रहा होता है। एंड सिमिलरली जो इंडक्टर होता है, यानी ये C है, ज़रा क्लियरली लिख दूँ, और ये L है, ठीक है ना, ये 90 डिग्री क्या कर रहा होगा, ये लीड कर रहा होगा, ठीक है जी। अब इस सर्किट में ज़रा समझने की कोशिश करना, ठीक है। इस सर्किट में हिसाब किताब ये है कि यार देखो, अब सर्किट में तीनों चीज़ें आ गई ना, यानी इंडक्टर भी आ गया, कैपेसिटर भी आ गया, रेजिस्टर भी आ गया, सही है। देखो अगर मिसाल के तौर पर मैं सर्किट में की फ्रीक्वेंसी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे सर्किट की फ्रीक्वेंसी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देने से इंडक्टेंस कम हो जाती है, कौन सी, सॉरी, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देने से रिएक्टेंस कम हो जाती है, कौन सी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। बहुत ज़्यादा कर दूंगा तो ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी। हाई फ्रीक्वेंसी पे इसका इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा, और हाई फ्रीक्वेंसी पे आपको पता है ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये हम पीछे देख चुके हैं। तो ये सर्किट ओवरऑल क्या बन जाएगा, एक आरएल सर्किट बन जाएगा। देखिए मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मेरी बात को ज़रा गौर से समझिएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, जब मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो वो जो रिएक्टेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वो बहुत कम हो जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा दूँ तो एक पॉइंट आएगा कि ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, यानी ख़त्म ही हो जाएगा, ना होने के बराबर, और इसका इम्पैक्ट आसमान पे चला जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली हाई फ्रीक्वेंसी में इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ जाती है। तो टेक्निकली ये सर्किट क्या बन जाएगा, ये सर्किट बन जाएगा आरएल सर्किट। सिमिलरली अगर मैं उल्टा करूं, अगर मैं फ्रीक्वेंसी बहुत कम कर दूं, तो लो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये कि मैं ऑलमोस्ट डीसी की तरफ आ गया हूं, और लो फ्रीक्वेंसी में एक्सेल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब इसमें क्या होगा कि ये ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, और अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस डोमिनेट कर रही होगी, और ये सर्किट ऑलमोस्ट आरसी सर्किट बन जाएगा। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऐसी होगी जिसपे एक्सएल और एक्ससी दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है, और वो दोनों एक दूसरे के इम्पैक्ट को नलिफाई कर देंगे, और ये सर्किट प्योर रेजिस्टिव सर्किट बन जाएगा। वो जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यानी आपने रेजोनेंस तो पढ़ा ही है ना, वो रेजोनेंस यहाँ पर भी है, और आपको पता है रेजोनेंस जनरल टॉपिक है, वो इलेक्ट्रिक सर्किट्स पे भी एप्लीकेबल है, वो यहीं पर है कि ऐसे में जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है और जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, वो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। कैपेसिटिव रिएक्टेंस किसके बराबर है, 1/ω C के, और इंडक्टिव रिएक्टेंस किसके बराबर है, ω L के।
अब ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी को सिर्फ ओमेगा नहीं बल्कि इसको याद रखिए ये रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा 1/LC बराबर है ओमेगा स्क्वायर के। तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 1/√ऑफ LC या स्क्वायर रूट ऑफ CL। ठीक है, और हमें पता है कि जी ओमेगा बराबर है 2π/T के या 2πf के। तो इस ओमेगा की जगह मैं लिख सकता हूँ 2πf बराबर है 1/√LC। ये जो f है ये असल में कौन सा f है? ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। ये वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जिसपे कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस दोनों एक दूसरे के बराबर हो गई थी, और सर्किट उस फ्रीक्वेंसी पे एज अ टोटली रेजिस्टिव सर्किट के तौर पे बिहेव करता है, और उसमें ऑब्वियसली फिर जाहिर सी बात है करंट शूट कर जाता है उस पर। तो ये इसकी जो इक्वेशन है वो क्या है? वो है 1/2π√LC। इस फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी अगर मैं इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करूं ना आपके आगे, करंट का विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी किसी भी RLC सर्किट पे जिसमें रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर सीरीज में लगे हुए, तो वो आपको पता है वो जो ग्राफ बनता है ना वो कुछ यूं बनता है, बिल्कुल जैसे रेजोनेंट का ग्राफ नहीं बनता था। और ये जो पीक वैल्यू ऑफ करंट है ना, ये उसी वक्त आती है जब रेजिस्टिव इम्पिडेंस और जब कैपेसिटिव जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस दोनों दूसरे के बराबर आ जाएं, तो उस वक्त आप देखते हैं करंट की वैल्यू शूट कर जाती है। ये वो करंट की वैल्यू है जो कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे आ रही है। तो ये कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस का। अब इसमें ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है जिसको ना हमें थोड़ा सा समझने की जरूरत है। सही, वो क्या है? हमने देख लिया कि जी RC सर्किट क्या है, RL सर्किट क्या है, उनकी रेलेवेंट इम्पिडेंस की इक्वेशंस क्या है, ठीक है, और यहाँ पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज क्या है और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन क्या है एंड सो ऑन। ठीक, अब जो हमें अगली चीज़ देखनी है ना, वो हमें ये देखनी है कि एक सर्किट में ना जो पावर डिसिपेट करता है ना, जो पावर को डिसिपेट करता है, जिसे हम कहते हैं सर्किट का एक्टिव लोड, वो है रेजिस्टर। जबकि जो इंडक्टर है ना, ये कैपेसिटर है, ठीक है ना, ये डू नॉट डिसिपेट पावर, यानी ओवरऑल ये पावर को डिसिपेट नहीं करते। अब क्यों नहीं करते, मैं जरा वापस लेके जाता हूं आपको, मैं एक इंडक्टर के ऊपर रख के समझा देता हूं। इधर आए, हमने इंडक्टर के ग्राफ्स पढ़े थे, ये रहा इंडक्टर के ग्राफ, जरा गौर से देखिएगा। पहले क्वार्टर में करंट भी, वोल्टेज भी पॉजिटिव है, करंट भी पॉजिटिव है, तो पावर भी पॉजिटिव है। दूसरे क्वार्टर में देखिए, करंट तो पॉजिटिव है, लेकिन वोल्टेज नेगेटिव है, और पावर क्या हो गई? नेगेटिव। पावर नेगेटिव का मतलब ये है कि पहले में इंडक्टर अपने अंदर एनर्जी को स्टोर कर रहा था, और अब इंडक्टर उसी इलेक्ट्रिकल पावर को वापस दे रहा है। क्या कर रहा है? वापस दे रहा है। अब फिर क्या होगा? अब फिर अगर आप गौर से देखें तो अब फिर क्या है जी, करंट नेगेटिव है और आपका वोल्टेज भी नेगेटिव है, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। फिर क्या होगा? फिर वापस आपका अब करंट पॉजिटिव हो गया है, और भाई पावर क्या है? वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट है, और आपका जो करंट है वो नेगेटिव हो गया, तो अब वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट फिर नेगेटिव आ गया। तो अब देखो यहाँ पर आपके पास पावर पॉजिटिव है, इधर देखना, यानी ये एनर्जी को कंज्यूम अपने अंदर लेगा और फिर ये वापस कर देगा, पावर नेगेटिव, ठीक है ना। फिर यहाँ पे मजीद पावर नेगेटिव है, पावर पॉजिटिव है, फिर पावर नेगेटिव, और इस तरह ये साइकिल चलता रहता है।
तो होता क्या है, बकायदा ये सवाल पूछा जाता है, उसकी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल यही किताबें देती है कि भाई मसला ये है कि इंडक्टर जो है ना वो पावर को डिसिपेट नहीं करता। और मैं इवन मज़े की बात बताऊं, जो आपके आपके घर में जब बिजली आ रही होती है ना, तो गवर्नमेंट आपको इंडक्टिव पावर भी देती है और रेजिस्टिव पावर भी देती है, लेकिन जो बिलिंग होती है ना आपके घर की वो सिर्फ रेजिस्टिव पावर की होती है। कभी बिल वगैरह डिटेल में खोल के देखना तो पता लगेगा, इंडक्टिव पावर की बिलिंग नहीं होती। इसलिए नहीं होती कि वो कंज्यूम नहीं होता, तो जो पावर कंज्यूम नहीं होती उसकी बिलिंग नहीं होती। सही है। अब कितना इंडक्टिव पावर और कितना यू समझ लें यार कितनी रिएक्टिव पावर और कितनी एक्टिव पावर है जो कि आप यूज़ कर रहे हैं, उस चीज़ की भी एक मेजरमेंट होती है। यानी ये जो बड़ी बड़ी, क्योंकि मैं खुद एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ तो मैं शायद इससे बेहतर कमेंट कर सकता हूँ, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना उनके ऊपर पावर फैक्टर पेनल्टी लगती है। पेनल्टी क्या होती है कि भाई मिसाल के तौर पर हम आपका हम आपके ऊपर बिलिंग कर रहे हैं एक्टिव पावर के ऊपर, यानी हम जो रेजिस्टिव लोड है उस पर बिलिंग कर रहे हैं, लेकिन इंडक्टिव लोड भी या रिएक्टिव लोड भी तो आपको मिल ही रहा है ना यार, उस पर बिलिंग नहीं हो रही है। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा आप कंज्यूम कर रहे हैं, अगर आप रिएक्टिव लोड बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमें पीछे से पावर भेजनी ज़्यादा पड़ रही है ना, भले में वो वापस मिल जा रही है, लेकिन हमें एक वक्त में बनाना ज़्यादा पड़ रहा है ना। तो अगर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव पावर कंज्यूम हो रहा हो तो फिर उसके ऊपर पावर फैक्टर पेनल्टी लगती है। अब पावर फैक्टर पेनल्टी तो बाद में देखेंगे, पहले ये देख लेंगे पावर फैक्टर है क्या। तो अभी आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि पावर फैक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए आप यूँ समझ लें कि अगर आप थोड़ी देर के लिए इधर देखें, मिसाल के तौर पर ये आपका आर है, ठीक है ना, ये आपका एक्स है, और ये आपका जेड है, ये एक्स एल है, ये आपका जेड है। सिमिलरली अगर मैं पावर की डायग्राम बनाऊं तो ये आपका एक्टिव पावर है, सही है, ये आपका रिएक्टिव पावर है। जो भी नाम दे दें उसको, पी आर दे दें, इसे पी दे दें, और ये आपकी टोटल पावर है, यानी जो टोटल पावर आपको मिल रही है। भले ये आप हुकूमत को वापस कर देंगे, ये आप कंज्यूम नहीं कर रहे हैं तो आप कंज्यूम कर लेंगे, यानी आप किसी और फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे एनर्जी को, ठीक है ना, ये तो आप पूरी पूरी वापस कर देते हैं गवर्नमेंट को, सही है। ये आपका फाइनल पावर है, ठीक है। लेट्स से ये पी एक्स था, तो मैं इसको पूरा ही लिख देता हूँ एक्टिव, ठीक। तो अब ज़रा इस चीज़ को समझें आप कि जो आपका, यानी अगर मिसाल के तौर पर ये है थीटा, ठीक है ना, जो कि आप एक्टिव पावर के रेफरेंस से निकाल रहे होते हैं, तो ये वाला जो कंपोनेंट हो गया ना आपके पावर का, जो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होगा, यानी अगर मैं लेट्स से ये आपकी पावर है जो कि आपकी टोटल पावर है, ठीक है, तो अगर इसका जो कॉस वाला कंपोनेंट होगा ना वो असल में आपका एक्टिव पावर है, ऐसा ही ना। देखो मैं इधर क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा भाई पी एक्टिव, ये क्या, ये तो आपका भाई वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ठीक है ना। तो आपका जो एक्टिव पावर होगा वो क्या होगा, वो होगा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस थीटा। यानी अगर मैं इसका कंपोनेंट बना दूं तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे ना, तो एक्टिव पावर कॉस से निकलेगा और रिएक्टिव पावर एक्स से निकलेगा। तो एक्टिव पावर किससे निकल रहा है, जो टोटल पावर आपको मिल रही है उसका कॉस थीटा। ये जो कॉस थीटा है ना, यानी पी एक्टिव डिवाइडेड बाय वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इज इक्वल टू कॉस, ये जो कॉस थीटा ये कहलाता है पावर फैक्टर। जैसे एक नॉर्मल स्टैंडर्ड होता है कि गवर्नमेंट कहती है कि भाई पावर फैक्टर जो है ना वो आपको देखना पड़ता है कि वो पावर फैक्टर कितना है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपका लेट्स से पावर फैक्टर है 0.8 के अराउंड, तो डेट्स वेरी गुड कि चलो तकरीबन 80% तो आप यूज़ कर ही रहे हो ना यार, जो टोटल पावर आ रही है वो एक्टिव पावर में जा रही है, 0.2% आपकी रिएक्टिव पावर में जा रही है। लेकिन अगर आपका पावर फैक्टर बहुत ज़्यादा लो है,
ठीक है ना। यानी अगर अगर आप एक्टिव पावर कम यूज़ कर रहे हो टोटल पावर में से, इसका मतलब आप रिएक्टिव पावर ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, तो वो क्या है, उसके ऊपर फिर गवर्नमेंट पेनल्टीज लगाती हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। फिर उसको भी ख़त्म करने के तरीके हैं, कैपेसिटर्स वगैरह सर्किट में इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिससे उसको कम किया जाता है। तो खैर उतनी डिटेल तो आपकी डिस्कशन में नहीं है, बट वही वाली बात है कि मैं चाहूँ तो सीधा सीधा कॉस थीटा बराबर है एक्टिव पावर ओवर टोटल पावर लिख के ख़त्म कर दूँ और बोलूँ ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा आप कॉन्सेप्चुअली समझने की कोशिश करेंगे तो सम हाउ थिंग्स विल मेक सेंस, और बिल्कुल ही रट के नहीं जाना चाहिए, वरना ऑब्वियसली आप एग्ज़ाम में ब्लैंक फील करेंगे। ठीक है जी। Alright जी, and now last and not the least, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट जो है ना एक और जगह इस्तेमाल हो सकता है। वो ऐसे इस्तेमाल हो सकता है कि मिसाल के तौर पर आपके पास अगर आपका इंडक्टर और कैपेसिटर बस ये दो हैं और ये दोनों पैरेलल में, ठीक है, तो अब फिर जो है ना एक रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन जो कि बन सकती है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एल सी इन पैरेलल। ठीक है, ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या होगा। इसमें जो होगा कि जब यहाँ से आप एक पावर सप्लाई यानी एक वोल्टेज इनपुट देंगे तो एक करंट है जो कि ऑब्वियसली इस इंडक्टर में भी आएगा, इस कैपेसिटर में भी आएगा। ठीक है, लेकिन होगा क्या, होगा ये कि एक में करंट लीड कर रहा होगा और एक में करंट लैग कर रहा होगा। ठीक है ना, आपको पता है भाई कैपेसिटर में हमेशा करंट लीड करता है। ठीक है ना, तो होगा क्या कि द कैपेसिटर विल हैव अ लीडिंग करंट एंड दिस इंडक्टर विल हैव अ लैगिंग करंट। अब फिर वही वाली बात है, ये अगर ऐसा हो जाए कि दोनों की जो रिएक्टेंस है, ठीक, वो सेम हो जाए, अगर एक्सएल बराबर हो जाए एक्सी के दोबारा से, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि जितना करंट कैपेसिटर से लीड कर रहा था उतना ही करंट इंडक्टर से क्या कर रहा होगा, लैग कर रहा होगा। ठीक है, और फिर जो फाइनल टोटल करंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है ना, और अब ठीक है, तो वैसे अगर आइडियली देखा जाए तो करंट जीरो ही हो जाएगा, सही है। लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली इस इंडक्टर की अपनी कुछ ना कुछ स्मॉल रेजिस्टेंस होती है तो कुछ ना कुछ तो करंट आ रहा होगा। वैसे अगर मैं इंडक्टर की अपनी रेजिस्टेंस को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दूं, क्योंकि ऑब्वियसली है तो ये मेटल वायर का ही बना हुआ ना, तो मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि इस सोर्स से जो टोटल करंट है ना वो जीरो करंट है जो कि ड्रॉ हो रहा है। ठीक है जी, या ना होने के बराबर करंट है जो कि ड्रॉ हो रहा है, सही है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोबारा ये एक पैरेलल रेजोनेंट सर्किट बन चुका है। तो दोबारा ये होगा कि जी जो आपका एक्सी है वो वही वाली सारी डेरिवेशन आ जाएगी कि अगर एक्सी और एक्सएल दोनों एक दूसरे के बराबर हो चुके हैं तो फिर उनको सिंप्लीफाई करके इवेंचुअली जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो वही बनेगी 1/2 पाई जो हम निकाल चुके हैं स्क्वायर रूट एल सी। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ कि भाई यहाँ पे दोबारा जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल सी। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज ऑल दैट वी हैव फॉर द आरएलसी सर्किट्स। अगर ये डेरिवेशंस, ये इक्वेशंस और ये फेजर डायग्राम्स के कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए जितने मैंने डिस्कस किए, तो मेरा नहीं ख्याल कि एमकैट का कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि हमने कोशिश की कि इसमें हम कुछ भी रट्टा ना हमारे, बल्कि जिस मैक्सिमम हद तक हम उसको समझ सकते हैं हम उसको समझने की कोशिश करें। और जी दैट्स इट फॉर द ऑल्टरनेटिंग करंट। थैंक यू वेरी मच।